हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संघर्षात्मक सिद्धांत के बारे में, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो संघर्ष सिद्धांत कहाँ से आया और इनका विकास कैसे हुआ, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं। संघर्ष का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या कोई समूह अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है जो कि समाज द्वारा मान्य नहीं है, तब उसे हम संघर्ष की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि झगड़ा, घृणा, हिंसा आदि का सहारा लेना ताकि दबाव बनाते हुए अपना काम कराना, जो कि सत्ता है उस पर दबाव बनाना, तो ये संघर्ष की प्रक्रिया में आता है। तो संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक तो वो विचारधारा जो कि एक संतुलनकारी विचारधारा है, यानी कि जिसमें किसी भी तरह के झगड़े फसाद या किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है, यानी चीज़ों को सही ढंग से पूरा कराना। और दूसरी होती है संघर्षवादी विचारधारा, यानी कि रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा। इसका मतलब है कि जब आप अपने किसी काम को कराने के लिए उन तरीकों का सहारा लेते हैं जो कि समाज द्वारा मान्य नहीं है, तब वो संघर्षवादी विचारधारा और उसके जो प्रक्रिया है उसमें आता है। तो ईसा से 205 वर्ष पहले पोलिबियस ने अपने संघर्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे कि पशुओं की तरह ही मनुष्य भी झुंड में रहते हैं और उनमें भी संघर्ष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो संघर्ष क्यों होता है कि जब शासक वर्ग जो होता है, मतलब जो सत्ता में है, जब वो अन्यायी और अत्याचारी हो जाता है, यानी कि वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा होता है, तो जो शासित वर्ग है यानी कि जो प्रजा है वो उसके खिलाफ जो है संघर्ष करके उसे हटा देती है। ये संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो हर समाज में हुई है, और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि ये पूरा जो समाज है वो वर्ग संघर्ष का ही, इसका जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का ही रहा है। यानी बिना संघर्ष के किसी भी समाज का कोई भी उद्विकास नहीं होता। हर समाज में संघर्ष की प्रक्रिया हमेशा से चलती हुई आई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने संघर्ष के सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार दिया, और 19वीं शताब्दी में जिन समाजशास्त्रियों के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया वो थे हीगल का दार्शनिक सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मैकाइवर पेज ने कहा था कि सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। यानी कि जब काम को किसी समाज के मान्य तरीकों के अनुसार ना करके उसे समाज के जो विपरीत समाज जिन तरीकों को मान्यता नहीं देता, जब उन तरीकों से कोई काम कराया जाता है तब वो संघर्ष की प्रक्रिया में आता है, जिसमें कि एक समाज के विरुद्ध काम किया जाता है, जो सत्ता है उसके विरुद्ध काम किया जाता है, तब ये संघर्षात्मक प्रक्रिया कहलाती है। संघर्ष के सिद्धांत में जो हम सबसे पहले सिद्धांत पढ़ेंगे वो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने सबसे पहले वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि चाहे कोई भी युग रहा हो, संघर्ष जो है वो समाज के इतिहास में शामिल रहा है। जैसे कि चाहे वो सामंतवादी युग हो, दासता का युग हो, या अब का जो पूंजीपति युग है वो हो, सभी समाजों का जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का इतिहास रहा है। आज का जो पूंजीवादी युग है, इसमें जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें एक पूंजीपति वर्ग है और एक सरवारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग वो है जिसका उत्पादन के साधनों पर पूरा अधिकार है, और सरवारा वर्ग वो है जो कि जिसके पास ये साधन नहीं होते और वो अपना श्रम बेचकर पूंजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो मार्क्स ने कहा है कि जब पूंजीपति लोग जो होते हैं वो अतिरिक्त मूल्य कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरवारा वर्ग का शोषण करते हैं, तो सरवारा वर्ग जब इस चीज़ को वो नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, और शोषण जो है वो आए दिन बढ़ता चला जाता है, तो सरवारा वर्ग के लोग इकट्ठा होकर अब पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, इसके ज़रिए उन्होंने ये बताया था कि जो वर्ग होते हैं, वर्ग से उनका मतलब
ये था कि जो एक जैसे उत्पादन से अपनी आजीविका कमाते हैं वो एक वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। और चूंकि उन्होंने कहा था कि एक वर्ग के लोगों में एक जैसी वर्ग चेतना होती है, वो अपने वर्ग के लोगों के एक हित के लिए काम करते हैं। तो संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो संघर्ष का इतिहास है वो हर समाज की एक विशेषता रहा है। इसलिए उन्होंने जो सरवारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग है उनसे यही कहा कि उन्हें अपने हित के लिए काम करना चाहिए। उन्हें कुछ भी अपने आप को ऐसे नहीं रखना चाहिए कि वो पूंजीपतियों के खिलाफ कुछ एक्शन ना ले सकें। तो उन्होंने कहा था कि पुराने समाज और नए का अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष जरूरी है। यानी कि अगर आप समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आता है, मार्क्स हमेशा सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की स्थापना पर बल देते थे। यानी कि मार्क्स चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग का उदय हो और समाज से ये जो वर्ग की जो परंपरा है ये हट जाए। यानी सब जो एक समाजवादी समाज की स्थापना हो जहाँ की किसी भी तरह का कोई वर्ग ना हो। थर्ड नंबर पे आता है कि उन्होंने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि श्रमिकों तुम उठो, तुम्हें अपने पैरों की बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, तुम्हें पाना सब कुछ है और तुम पूंजीवाद का अंत कर दो। यानी कि उनके जो टाइम में पूंजीवाद जो था वो चरम पर था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बुक के जरिए जो मजदूर तबका था उसको जागरूक किया था कि तुम्हारे जो शोषण की वजह है वो वर्ग चेतना की कमी है। तुम्हें इकट्ठा होना चाहिए और अपने जो शोषण करने वाले हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए ताकि तुम्हारा भी अधिनायक तत्व आ सके, यानी कि तुम्हारा भी एक समाज बन सके। फोर्थ नंबर पे आता है, मार्क्स वर्ग संघर्ष को इतिहास को समझने की कुंजी मानते हैं। मार्क्स ये कहते थे कि अगर आपको किसी समाज को समझना है तो आपको उसके इतिहास को समझना होगा, यानी उसका संघर्ष का इतिहास कैसा रहा है, उसमें किस किस तरीके के जो संघर्ष हुए हैं समाज की स्थापना के लिए। तो वो वर्ग संघर्ष को समाज के इतिहास को समझने की कुंजी मानते हैं। अब आता है डेरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत। डेरेनडॉर्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत था वो शक्ति और सत्ता के संबंधों पर आधारित था। उनका कहना था कि जो संघर्ष का सिद्धांत जो था उनका उस सत्ता के संबंध पर आधारित है, और उनका ये कहना था कि सत्ता जो होती है वो हर सामाजिक संगठन का एक हिस्सा होती है, जिससे कि बहुत सारे स्वार्थ समूह वो हो जाते हैं, समूहों में बट जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उच्च सत्ता पर, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके अधीन होते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो उन लोगों के बीच एक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिससे कि संघर्ष का जन्म होता है। चूँकि समाज में सत्ता का बंटवारा समान नहीं होता, इसलिए संघर्ष उत्पन्न होता है। डेरेनडॉर्फ ने कहा था चूँकि एक वो तबका होता है जो शासन करता है और एक वो होता है जो उसके अधीन होता है। चूँकि इन लोगों के बीच चूँकि सत्ता एक जैसी नहीं होती तो इनके बीच एक संघर्ष की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। डेरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत शक्ति और सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। डेरेनडॉर्फ ने शक्ति की असमानता को संघर्ष का कारण माना, मतलब कि जो उन्होंने कहा है कि समाज में जो संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होती है, संघर्ष को जो बढ़ावा मिलता है वो इस वजह से मिलता है क्योंकि समाज में जो सत्ता का बंटवारा है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, कुछ नीचे पद पर होते हैं, और उन लोगों के बीच के जो संबंध होते हैं वो तनाव से भरे हुए होते हैं, और यही वजह बनते हैं समाज में संघर्ष को बढ़ावा देने के। संघर्ष के सिद्धांत में थर्ड नंबर पे आता है कोजर का संघर्ष का सिद्धांत। कोजर के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। लेविस कोजर ने अपनी बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में अपने संघर्ष के सिद्धांत को दिया था, जिसे इन्होंने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से देखा था। और उनका कहना था कि समाज में जैसे कि ये भ्रम फैला हुआ है कि संघर्ष जो है वो सिर्फ नुकसान लाता है, यानी विघटन पैदा करता है। संघर्ष जो है एक तरह से संगठन भी पैदा करता है।
है अगर उसके पास अगर संघर्ष को सही तरीके से किया जाए, मतलब कि अगर लक्ष्य के साथ वो किया जाए तो वो एक संगठन पैदा करता है। तो जो कोज़र का सिद्धांत है वो एक संगठनात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है। उन्होंने इसे एक संगठनात्मक तरीके से देखा है और उसे कहा है कि समाज में इसके जरिए संगठन पैदा होता है। कोज़र ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है यथार्थवादी संघर्ष और दूसरा आता है अयथार्थवादी संघर्ष। यथार्थवादी संघर्ष का मतलब होता है कि जब कोई संघर्ष किसी लक्ष्य के साथ किया जाता है, यानी कि जब आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई लक्ष्य होता है और आपके लिए उसी के मुताबिक रिजल्ट लाना ज़रूरी होता है, तब इस संघर्ष को यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। जैसे कि जो इलेक्शन होते हैं, जब उसमें दो पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध एक लक्ष्य को लेकर लड़ती हैं, यानी कि वोट के जरिए वो एक दूसरे को हराती हैं और एक पार्टी जीतती है, तो इस तरह के संघर्ष को हम यथार्थवादी संघर्ष में रखें। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है और जो रिज़ल्ट वो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए वो सही तरीका अपना रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अयथार्थवादी संघर्ष। अयथार्थवादी संघर्ष का मतलब होता है कि जब आपके लिए लक्ष्य और रिज़ल्ट मायने ही ना रखता हो, आपका सिर्फ मकसद ये हो कि सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाना है और आपको रिज़ल्ट की या लक्ष्य की कोई चिंता नहीं है, तब उसे अयथार्थवादी संघर्ष कहा जाता है। यानी कि जो बिल्कुल भी अयथार्थवादी मतलब जो रियल नहीं है और जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, सिर्फ उसका मतलब यह है कि आप दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य और परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। कोज़र ने संघर्ष के परिणामों को 2 भागों में बांटा था, यानी कि जब समाज में संघर्ष होता है तो 2 तरह के परिणाम पैदा होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है संगठनात्मक परिणाम। संगठनात्मक परिणाम में आता है कि जैसे कि बैलेट बॉक्स की लड़ाई, यानी कि जब वोट के जरिए 2 विरोधी पार्टियां लड़ती हैं तो ये होता है संगठनात्मक परिणाम। मतलब इसके जरिए किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि एक कुछ मूल्यों के आधार पर, लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं जिनमें सभी वो जो लोग चुनाव के जरिए लड़ रहे हैं उनकी आस्था है लोकतंत्र के मूल्य में, इसलिए वो किसी भी तरीके से गलत तरीके से न लड़कर बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। तो ये संगठनात्मक परिणाम में आती है। और दूसरा आता है विघटनात्मक परिणाम। विघटनात्मक परिणाम में वही है कि जब आपका मकसद किसी लक्ष्य के जरिए कुछ हासिल करने से अलग किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, तब वो एक विघटनात्मक परिणाम में आता है। जैसे कि 2 सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाई, यानी कि जो 2 सेनाओं के बीच जब लड़ाई होती है तब ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले को कितना नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ नुकसान पहुंचाना ही मेन लक्ष्य होता है। मतलब एक दूसरे सैनिक को मारना ही उनका मेन लक्ष्य होता है। तो ये विघटनात्मक परिणाम में आते हैं। कोज़र का जो सिद्धांत था वो संगठनात्मक परिणाम पर आधारित था। वो कहते थे कि जो समाज में संघर्ष किया जाना चाहिए वो सही तरीके से कुछ मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, उसमें कोई लक्ष्य होना चाहिए ताकि जो संघर्ष है उसके सही परिणाम निकल सकें। कोज़र ने समूह की आंतरिक एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए संघर्ष को आवश्यक माना है। मतलब कि अगर आपको समूह की या समाज की एकता को बनाए रखना है तो उसके लिए संघर्ष जरूरी है। कोज़र के अनुसार जब छोटे छोटे संघर्ष होते हैं तो हिंसा की संभावना कम होती है, यानी कि जब छोटे छोटे लड़ाई होती रहती हैं, मतलब जो संघर्ष हैं वो होते रहते हैं, तो एक बड़ी जो क्रांति है वो नहीं होती। कोज़र ने ये कहा था क्योंकि जब एक लंबे टाइम तक अगर कुछ लोग किसी वजह से प्रॉब्लम में हैं, अगर वो उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो एक दिन आप देखेंगे कि वो एक बड़ी क्रांति में तब्दील हो जाएगी। तो कोज़र कहते हैं कि अगर छोटे छोटे संघर्ष होते रहें तो उससे हिंसा की संभावना जो है कम हो जाती है। तो कोज़र का जो सिद्धांत था वो प्रकार्यवाद पर, यानी संगठनात्मक प्रकार्यवाद पर आधारित था और उनका कहना था कि सही तरीके से किया गया संघर्ष समाज में संगठन लाता है। 4th नंबर पे आता है कॉलिंस का संघर्ष का सिद्धांत। कॉलिंस के सिद्धांत को शक्ति के स्रोत का सिद्धांत भी कहा गया है। अमेरिकन समाजशास्त्री रैंडोल्फ कॉलिंस ने अपनी बुक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लेनेटरी साइंस में अपने संघर्ष के सिद्धांत को दिया था, जो कि शक्ति के स्रोतों पर आधारित है। मतलब जो कॉलिंस थे, रैंडोल्फ कॉलिंस, इनका जो संघर्ष का सिद्धांत था वो शक्ति के स्रोतों पर आधारित था।
उनका कहना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई तरह के स्रोत हो सकते हैं जिनके ज़रिए किसी व्यक्ति के पास शक्ति आती है। यानी जिसके पास शक्ति के जितने ज़्यादा स्रोत होते हैं वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो शक्ति के जो ये स्रोत हैं इनके ज़रिए कैसे संघर्ष होता है, कॉलिंस का कहना था कि जब कुछ लोगों के पास शक्ति के स्रोत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम स्रोत होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी उतने शक्तिशाली बन सकें जितने कि अन्य लोग हैं। तो इससे भी संघर्ष की जो एक प्रक्रिया है वो जन्म लेती है। कॉलिंस ने कहा था क्योंकि एक जो मनुष्य जो है वो हालांकि एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सामाजिकरण ठीक ढंग से नहीं होता, तो ऐसे लोग संघर्ष में यकीन रखते हैं और वो संघर्ष के ज़रिए अपनी ज़रूरतों को अपने जो काम है उनको पूरा करते हैं। कॉलिंस ने कहा था कि मनुष्य में एक तरह से सामाजिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक संघर्ष का बीज भी होता है। वो एक संघर्ष पर्वत प्राणी भी होता है और संघर्ष में कुछ लोग सही तरीकों का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं संघर्ष करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका सामाजिकरण सही ढंग से हुआ हो वो सही तरीके से संघर्ष करते हैं। तो कॉलिंस ने कहा था कि जब शक्ति के स्रोत किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा होते हैं तो वो समाज में उसकी ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है और सभी लोग उसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो इससे उसके और उसके प्रतिद्वंदियों के बीच एक तरह की संघर्ष की, एक तनाव की जो स्थिति है वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो भी उतने ही शक्तिशाली बन जाए, सामाजिक आर्थिक तरीके की मतलब जो स्रोत हैं उनके पास भी हों। सामाजिक शक्ति को हम एक तरह ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके पास समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, मतलब उन्हें समाज सम्मान ज़्यादा देता है, तो उनके पास सामाजिक शक्ति होती है। यानी एक जैसे आप नेता लोगों को देख सकते हैं, यानी एक समाज जो है, सोसाइटी उनकी बातों को मानती है, तो एक तरह से वो उनके पास सामाजिक शक्ति होती है। दूसरी आती है ये आर्थिक शक्ति। आर्थिक यानी पैसा ज़्यादा होना या जो संपत्ति के जो स्रोत हैं यानी संसाधन है वो ज़्यादा होना, तो वो आर्थिक स्रोत में आता है। और राजनीतिक शक्ति का आपको पता ही है कि आज के जो ज़माने में सबसे ज़्यादा इसी वाले स्रोत की मांग है कि जिसके पास राजनीतिक शक्ति ज़्यादा होती है उसे समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो उन्होंने कहा, कॉलिंस ने कहा था कि जब इच्छित वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए समूह के बीच जब एक झगड़ा या एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है तो इससे जो है समाज में संघर्ष की प्रक्रिया जन्म लेती है। धन संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा का असमान वितरण ही संघर्ष उत्पन्न करता है, मतलब उनकी ऊंच नीच, स्रोतों की ऊंच नीच ही समाज में संघर्ष को बढ़ावा देती है। व्यक्ति सीमित मात्रा में प्राप्त वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयत्न करते हैं और जिनका अधिक वस्तुओं पर स्वामित्व होता है वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि जिनके पास कम है वो अपने स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और जिनके पास ज़्यादा है वो उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब कि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं उनके जो स्रोत है वो छिन ना जाए, उनकी संपत्ति छिन ना जाए। तो दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों में ही एक संघर्ष की, एक तनाव की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो कॉलिंस ने जो संघर्ष का अपना सिद्धांत दिया है वो शक्ति के स्रोत पर दिया है कि जिसके पास शक्ति के स्रोत जितने ज़्यादा होते हैं उसके पास समाज में उतनी ही शक्ति, समाज में उतना ही उसे सम्मान दिया जाता है। तो जो कम स्रोत वाले लोग होते हैं वो उनसे एक तरह का प्रतिद्वंदिता की भावना उनके लिए रखते हैं। तो ये थे संघर्ष के सभी सिद्धांत, 1 बाय 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आपका इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। आई होप आपको ठीक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।